Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता। आज हम हिंदी माध्यम की कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भौतिक जगत। ये एनसीईआरटी और विभिन्न राज्यों के हिंदी माध्यम के बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, यूपी, आपका झारखंड, बिहार और राजस्थान बोर्ड के लिए उपयोगी होगा। एनसीईआरटी में इस अध्याय के टॉपिक कुछ इस प्रकार से रखें। इसे वन शॉट में ही हम पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। जनरली स्कूल में इसे पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी है। उपयोगी कैसे कि हम जैसे कोई मूवी देखने जाएं और हमें पता ही नहीं है कि उसमें कौन एक्टर्स हैं, तो हम क्या जाना पसंद करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर आप एक सब्जी बनाना चाहें और हमें मसालों की जानकारी नहीं हो तो क्या टेस्टी होगी। कहने का मतलब ये है, ये फर्स्ट चैप्टर तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये हमें बताएगा 11वीं और 12वीं में हमें क्या पढ़ना है और वो पढ़ेंगे वो कैसे हमारे लिए उपयोगी है। साथ ही साथ हमारी इन क्लासों से आपको फ़ायदा होगा, आप अपने नोट्स भी बना पाएंगे। आप वीडियो तो बहुत देख लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो लिख कर आना होगा ना, वीडियो थोड़ी सबमिट करोगे। फाइन, तो आप बेटर रहेगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, साथ ही साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहें और लेक्चर को समझते भी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, भौतिक जगत। भौतिक जगत होता क्या है? भौतिक जगत कोई स्पेशल नहीं है। आसपास की वो दुनिया जो हम रोज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, उसमें होने वाली घटनाओं को अनुभव करते हैं, बस उसे ही भौतिक जगत कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी। सबसे पहले हमें जानना होगा कि विज्ञान क्या होती है। मनुष्य हमेशा से अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक रहा है कि आसपास में होने वाली घटनाएं क्यों हो रही हैं। रात में आकाश में तारे या चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहे हैं वर्षों से, नियमित अंतराल पर दिन रात कैसे हो रही हैं, सूर्य ग्रहण, ज्वार, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं किस प्रकार से घटित होती हैं, बारिश के बाद कई बार आपने देखा होगा इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। तो दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा, प्रकृति के रहस्यों को उजागर करना ही विज्ञान की खोज की दिशा में पहला कदम कहलाता है। तो भौतिक जगत में हमारे चारों ओर जो कुछ घटता या दिखता है, उसके बारे में जानना, उस पर प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालना विज्ञान कहलाता है। तो ये विज्ञान की होगी परिभाषा। क्लियर? इसे हम शॉर्ट में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है। आपसे कोई पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है। क्लियर? वैज्ञानिक तरीके क्या होते हैं जिससे किसी घटना का अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक पद्धति में कई परस्पर जुड़े हुए स्टेप्स होते हैं, जिसे चरण कहते हैं अपन। सबसे पहले हम उस चीज़ का अवलोकन करते हैं, फिर उस पर प्रयोग करते हैं, फिर उस पर कोई गणना कर सकते हैं क्या, मात्रा उसमें तर्क संगत उस घटना का अध्ययन करते हैं। अगर हम फॉर्मुलेट कर सकें, उस पर कोई समीकरण बना सकें, तो वो काम करते हैं, गणितीय मॉडलिंग कहलाता है। फिर सिद्धांतों की भविष्यवाणी और उसके सत्यापन का प्रयास करते हैं विज्ञान में। साथ ही साथ हम विज्ञान में परिकल्पना को भी स्थान देते हैं, उससे रिलेटेड एक सोच कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। ये वैज्ञानिक तरीके कहलाते हैं, उनके चरण कहलाते हैं। फाइन, तो इनके नोट्स बना के रखिएगा। एक वैज्ञानिक सिद्धांत स्वीकार्य होने के लिए प्रासंगिक टिप्पणियों, प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको तभी स्वीकार किया जाता है जबकि वो प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, भौतिकी क्या होती है? आपसे कोई पूछे उसकी डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की, है ना, 11वीं 12वीं दोनों पढ़ना है। फिजिक्स एक ग्रीक शब्द से है, उसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। इसका संस्कृत समकक्ष है भौतिकी। इसका संस्कृत रूपांतरण है भौतिकी, जिसका उपयोग हम भौतिक दुनिया के अध्ययन करने के लिए करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है भाई? प्रकृति के मूल नियमों और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में
उनके अनुप्रयोगों के अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। क्लियर। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है। ये बताता है हमें भौतिकी का विस्तार क्या है, कहाँ कहाँ तक फिजिक्स फैली गई है, भौतिकी फैली गई है। फिजिक्स को दो बड़े भाग में आप बांट सकते हैं। एक होता है स्थूल क्षेत्र, मैक्रोस्कोपिक डोमेन अंग्रेजी में कहते हैं। एटलीस्ट आपको इनका अंग्रेजी रूपांतरण भी थोड़ा सा आइडिया हो तो बुरा ही नहीं है ना। हिंदी क्लास है वैसे तो हमारी है। इसी का दूसरा नाम है चिरसम्मित भौतिकी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा क्षेत्र है जिसका विकास बाद में हुआ, सूक्ष्म क्षेत्र, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करेंगे इसमें, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। फाइन। तो फिजिक्स के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, क्लासिकल और मॉडर्न, चिरसम्मित तथा आधुनिक। ये मतलब हुआ चिरसम्मित में बड़े रूप देखेंगे, आधुनिक में माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म रूप देखेंगे। क्लियर। चिरसम्मित भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स। अब ये तो दो बड़े भाग कर लिए थे हमने, क्लासिकल और मॉडर्न। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आते हैं, यांत्रिकी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिक्स, ध्वनिक एकॉस्टिक, प्रकाशिकी प्रकाश से रिलेटेड जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स, और फाइनली वैद्युत गतिकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें वैद्युत गतिकी को छोड़ दिया जाए और ऑप्टिक्स को छोड़ दिया जाए तो बचे तीन, कौन कौन से, यांत्रिकी, ध्वनिक और ऊष्मागतिकी। ये आपको तीनों टॉपिक 11th में आएंगे। 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आ जाएंगे ये तीनों पार्ट। यानी क्लासिकल फिजिक्स का बड़ा भाग तो हम 11th में पढ़ेंगे, यांत्रिकी, ध्वनिकी और ऊष्मागतिकी। क्लियर। अब यांत्रिकी में क्या क्या आता है, यांत्रिकी में आता है कणगतिकी, 11th का टॉपिक है ये, तो हमें आइडिया तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं 11th के अंदर। दूसरा न्यूटन की गति के नियम, कणों की निकाय की गति के नियम, ठोस पदार्थों के गुण। ये चारों के चारों अलग अलग चैप्टर में बढ़ जाएंगे यांत्रिक में, जो कि 11th में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। फाइन। अब चिरसम्मित भौतिकी की बात करें यदि हम, तो एक आएगा ध्वनिक, ये भी 11th के अंदर आने वाला है। ये सेकंड पार्ट में आएगा। एनसीईआरटी दो पार्ट में बटी हुई है आपके 11th की, फर्स्ट और सेकंड में है ध्वनिक। प्रकाश की ये 12th में आएगा, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मिति का ही भाग कहलाता है। अच्छा, अब ध्वनिकी में क्या पढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों का अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ेंगे अपन वहाँ, ध्वनि तरंगों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, 12th में जो प्रकाश की आएगी वो दो भागों में बटी हुई है, किरण प्रकाश की तथा तरंग प्रकाश की, है ना। किरण प्रकाश की में क्या क्या स्टडी करते हैं, दर्पण आता है, लेंस आता है, नेत्र जो हमारी आंखें होती हैं इसकी स्टडी करते हैं, चश्मा क्यों पहना है, कौन सा पहना है, पास की नज़र कमज़ोर है कि दूर की, है ना। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे इसमें, टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी को पढ़ेंगे, दूर की चीज़, चंद्रमा का अध्ययन करना है। तरंग प्रकाश की में क्या पढ़ते हैं हम, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फाइन। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स का ही एक पार्ट ऊष्मागतिकी जो कि 11th में आने वाला है आपका, और वैद्युत गतिकी ये आने वाला है 12th में। ऊष्मागतिकी में क्या स्टडी करेंगे अपन 11th में, ऊष्मा का अध्ययन करेंगे, ताप क्या होता है उसके बारे में, पदार्थों के ऊष्मीय गुणों का अध्ययन करेंगे अपन, राइट। ऊष्मा संचरण कैसे होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। अब वैद्युत गतिकी की बात करें जो कि 12th का टॉपिक है, इसमें वेरी फर्स्ट आएगा स्थिर वैद्युत की, संधारित्र, वैद्युत धारा, गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबक तथा पदार्थ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा। ये सब किस में आ जाएगा, वैद्युत गतिकी में आएगा 12th के अंदर। फाइन। फर्स्ट ऊष्मा गतिकी अपना 11th में स्टडी करना है। और फाइनली 12th का टॉपिक होगा वैद्युत गतिकी का, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, जो कि मोबाइल में या इंटरनेट पर अभी हमारी बात आप तक कैसे पहुंच रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से आ रही है। तो हम क्या करें, ये चैप्टर क्यों उपयोगी है, हमें क्या पढ़ना है और ये क्यों उपयोगी है हमें बताता है। फिर आधुनिक भौतिकी,
आधुनिक भौतिकी को कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक। ये 12th का टॉपिक आएगा। 12th में भी 2 एनसीईआरटी है, सेकंड एनसीईआरटी के अंदर आएगा क्या क्या, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म क्षेत्र कहते हैं भौतिकी का। आधुनिक भौतिकी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी बहुत बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली भौतिकी की शाखा है। इसमें सापेक्षता, क्वांटम यांत्रिकी और कण भौतिकी का अध्ययन शामिल होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमने बताया कि हमें फिजिक्स में आगे चल के क्या स्टडी करना है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो आपको इस नीड नॉट वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वांटम का मतलब क्या होता है, सापेक्षता क्या होती है। ये 12th के टॉपिक है, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन थोड़ा आइडिया कि हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं, है ना, वो देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या करते हैं, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जरूर सुना होगा कि कार्य और सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का पर आधारित होती है, उनका अध्ययन करेंगे मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी के अंदर। परमाणु और अणु, एटम्स और मॉलिक्यूल, जो 12th का पार्ट है। केमिस्ट्री में आपने थोड़ा सा अध्ययन किया होगा इसका। परमाणु और अणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं, आपको ज्ञात है, जो सभी भौतिक वस्तुओं के निर्माण में उपयोगी होते हैं। इन्हीं से समस्त भौतिक वस्तुओं, भौतिक जगत में स्थित वस्तुओं का निर्माण होता है। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। नैनो कण, ये भी एक हायर फिजिक्स, हायर उच्च भौतिकी का पार्ट है। नैनो कण, नैनो कण ऐसे कणों को कहा जाता है जिनका आकार 100 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, 10 कितना -9 मीटर से छोटे होते हैं। ऐसे कणों को क्या कहते हैं, नैनो कण कहते हैं। नैनो कणों का उपयोग चिकित्सा निदान, दवा वितरण, पर्यावरण उपचार से संबंधित कार्यों में होता है। नैनो कणों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इन्हें किससे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से। इसलिए ये सूक्ष्म भौतिकी है, उसका एक पार्ट है, आधुनिक भौतिकी का पार्ट है, 12th स्टैंडर्ड, है ना। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स आपके कंप्यूटर वगैरह में काम में आती है ये फिजिक्स आपकी। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो उप परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार से संबंधित होती है। क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार, प्रकाश के गुणों, अणुओं की संरचना जैसी घटनाओं को समझाने के लिए किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी बेसिकली एक जटिल है लेकिन आकर्षक, इंटरेस्टिंग क्षेत्र भी है। कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स। कण भौतिकी प्रकृति के मौलिक निर्माण खंडों का अध्ययन है, बिल्कुल माइन्यूट। पहले हम कहते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटे कण होते हैं, उनसे भी छोटे कणों का अब खोज कर ली गई है, उनका अध्ययन कर लिया गया है, जैसे क्वार्क, लेप्टन, बोसोन नामक पार्टिकल्स। यानी कि पहले हम कहते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, परमाणुओं से बने हुए हैं, अब कहने लगे हैं और छोटे कण, क्वार्क, लेप्टॉन, बोसोन नामक पार्टिकल्स बने होते हैं। कण भौतिकी का उपयोग पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को सबसे छोटे पैमाने पर, सबसे छोटे, क्योंकि हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे, छोटे पैमाने पर समझाने के लिए किया जाता है। ये भी ऑफ कोर्स एक जटिल है लेकिन इंटरेस्टिंग फील्ड भी है, नए फील्ड होते हैं, है ना, सीखने की जिज्ञासा रहती है तो इंटरेस्टिंग तो होते ही हैं। अब हम बड़े क्षेत्र पर बात करते हैं जो जनरली 11th में हमारे काम में आएगा, भौतिकी का स्थूल क्षेत्र, या कौन सा क्षेत्र, मैक्रोस्कोपिक कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। स्थूल क्षेत्र होता क्या है, बेसिकली भौतिकी का स्थूल क्षेत्र ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर घटनाओं का अध्ययन। बड़े पैमाने की घटनाएं, यहाँ पैमाने का मतलब होता है साइज, आकार, जैसे आकाशगंगा, स्टार, सितारे, तारे, ग्रह बड़े होते हैं वो, है ना।
उन घटनाओं का अध्ययन किस में करते हैं हम? मैक्रोस्कोपिक डोमेन यानी स्थूल क्षेत्र में करते हैं। यह भौतिक के उन सिद्धांतों का अध्ययन है जो इन बड़े पैमाने की वस्तु जैसे कि तारे, चंद्रमा, सूरज के व्यवहार और एक दूसरे के मध्य किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, उनका अध्ययन हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन में करते हैं। चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर, एक दूसरे के बीच में कोई ना कोई बल है, इसको अन्योन्य क्रिया कहा जा रहा है। चिर सम्मित भौतिकी भी कहते हैं मैक्रोस्कोपिक को, क्लासिकल फिजिक्स। चिर सम्मित भौतिकी वस्तुओं की गति, जैसे चंद्रमा गति कर रहा है, उन पर कार्य करने वाले बलों का अध्ययन है। ये आइजैक न्यूटन के कार्य और गति के उनके 3 नियमों पर आधारित होता है। इसमें यांत्रिकी, प्रकाश की, वैद्युत चुंबक, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है? यांत्रिकी, प्रकाश की, वैद्युत चुंबक और ऊष्मागतिकी आता है। वैद्युत चुंबक के अलावा यांत्रिकी, प्रकाश की, ऊष्मागतिकी 11th में ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। भौतिकी के नियम। भौतिकी का स्थूल क्षेत्र भौतिकी के मूलभूत नियमों पर आधारित होता है। जैसे आपने सुना होगा न्यूटन की गति के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम, इन पर आधारित है भौतिकी के नियम। इन नियमों का उपयोग ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की वस्तुओं के व्यवहार को समझाने में किया जाता है। ब्रह्मांड। भौतिकी का जो स्थूल क्षेत्र ब्रह्मांड की संरचना और विकास से संबंधित है कि ब्रह्मांड की संरचना क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है। ये ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना का अध्ययन है। हम जैसे पहले भी बात की, आकाशगंगा, तारे और ग्रह और उनके बीच में अन्योन्य क्रिया। फाइन। इसमें हमें अन्योन्य क्रिया का मतलब बलों की आवश्यकता होगी। गुरुत्वाकर्षण बल का हम अध्ययन करेंगे, पूरा 11th में एक टॉपिक आने वाला है। तो पहले सारे का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, है ना। पूरे 11th 12th की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट अध्याय है। भौतिकी का स्थूल क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण बलों के अध्ययन से संबंधित है। ये इस बात का अध्ययन है कि गुरुत्वाकर्षण बड़े पैमाने पर पिंडों, है ना, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, ग्रह, सितारों, आकाशगंगाओं की गति को कैसे प्रभावित करता है। क्यों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर एक आएगा ऊष्मागतिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। भौतिकी के स्थूल क्षेत्र में ऊष्मागतिकी का अध्ययन भी संबंधित है। मैकेनिक्स, यांत्रिकी के अलावा ऊष्मागतिकी भी है। ये सितारों और ग्रहों जैसे बड़े पैमाने पर जो वस्तुएं हैं उनके बीच ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण, सूर्य से पृथ्वी तक कैसे गर्मी आ रही है, ऊष्मा आ रही है ना, उसका अध्ययन हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी में, जो कि 11th का ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? भौतिकी का अध्ययन एक रोमांचक है क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की अनुमति देता है, उसके, है ना, अनुमति देता है, मतलब उस हमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह अध्ययन का एक क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है क्योंकि नई खोजें की जाती है, नए सिद्धांत विकसित किए जाते हैं, नई नई आकाशगंगाएं, नए नए तारे, नए नए ग्रह खोजे जाते हैं। भौतिकी के अध्ययन से हमारे आसपास की दुनिया की बेहतर समझ हो पाती है, भविष्य के बारे में भविष्यवाणी हो पाती है, इससे हमें मदद मिलती है। कहते हैं ना कि मंगल पर मानव बस्तियां बसाई जाएंगी, चंद्रमा पर बसाई जाएंगी, है ना, ऐसी भविष्यवाणियाँ इसी के आधार पर की जाती हैं। फिर फिजिक्स, प्रौद्योगिकी, समाज के बीच में क्या संबंध होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का क्या। फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, सोसाइटी के साथ कैसे, हमारे समाज के साथ में कैसे कनेक्टेड है ये। भौतिकी की भूमिका क्या है? भौतिकी प्रौद्योगिकी की नींव है, टेक्नोलॉजी की नींव है, जो पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और नियमों को पहले तो प्रदान करता है। फिजिक्स सिद्धांत और नियम प्रदान करेगा। भौतिकी का उपयोग नई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए किया जाता है। भौतिकी का उपयोग मौजूदा तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे सोलर सेल की दक्षता में सुधार, विमान, नए नए तरीके के विमान, एरोप्लेन के उपयोग में नई सामग्री विकसित करने में किया जाता है।
अब टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए भौतिकी का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप है ना। भौतिकी ने हमें ब्रह्मांड का पता लगाने, नई दवाएं विकसित करने और संचार के नए रूपों और इंटरनेट रूपों को बनाने में सक्षम बनाया। प्रौद्योगिकी ने हमें मनोरंजन के नए रूपों को बनाने में भी सक्षम बनाया है। टेलीविजन पर वेब सीरीज, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, 3D मूवीज। समाज की भूमिका क्या है, फिर तीनों में रिलेशन डेवलप करेंगे। समाज, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का लाभार्थी है। टेक्नोलॉजी से लाभ प्राप्त होता है। मोबाइल मिला है हमें, समाज को किससे मिला है, वो टेक्नोलॉजी से मिला है, क्योंकि यह हमें लंबे, स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। तो हमें उत्पादकता के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, मोबाइल का मिसयूज़ नहीं करना है। प्रौद्योगिकी ने हमें अंतरिक्ष अन्वेषण और गहरे समुद्र की खोज जैसे नए मोर्चे का पता लगाने में भी सक्षम बनाया है। प्रौद्योगिकी ने हमें संचार के नए रूपों को बनाने में भी सक्षम बनाया है, जैसे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की, फेसबुक, इंस्टाग्राम। भौतिकी के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। भौतिकी का उपयोग इंजीनियरिंग और भौतिकी अलग अलग नहीं है, भौतिकी का ही एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस रूप है इंजीनियरिंग। और चिकित्सा से लेकर कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र तक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग प्रौद्योगिकी जैसे लेजर, परमाणु ऊर्जा को विकसित करने, मौसम और शेयर बाजार जैसी जटिल प्रणालियों के व्यवहार को समझने में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग करते नहीं करते, शेयर बाजार और बैंकिंग से रिलेटेड काम के लिए। भौतिकी का उपयोग रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अधिक कुशल, ज़्यादा एडवांस कारें आ रही है, अब इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, पहले पेट्रोल और डीजल आती थी। और नए हवाई जहाज है ना डिजाइन करने में, ऐसे हवाई जहाज बनाए गए हैं जो केवल सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। सूक्ष्म भौतिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये जो सूक्ष्म रूप है, सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, ये क्या यूजफुल है। सूक्ष्म भौतिकी का तो बहुत उपयोग है, जैसे चिकित्सा निदान से लेकर पर्यावरण के उपचार तक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है सूक्ष्म भौतिकी के उपयोग में। सूक्ष्म भौतिकी का उपयोग परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार, प्रकाश के गुणों, अणुओं की संरचना जैसी घटनाओं को समझाने में भी किया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स आएगा जो 12th का पार्ट बनेगा। अब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच की कड़ी क्या है, दोनों को जोड़ता क्या है। कंप्यूटर हमने बनाया, फिजिक्स हमने पढ़ी, तो फिजिक्स से कंप्यूटर कैसे बनाया, किस सिद्धांत से बनाया है, तो वो कड़ी क्या है, वो लिंक क्या है। जैसे कुछ टेक्निक्स पे यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे हवाई जहाज बनाए, भाप का इंजन बनाया, इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया, पन बिजली शक्ति, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, रेडियो टेलीविज़न, फोटो सेल, परमाणु भट्टी, राइट। तो ये डेवलप किए चीज़ें जैसे कंप्यूटर, राइट। लेकिन ये डेवलप करने में फिजिक्स ने क्या योगदान दिया है उसकी बात करें। इस पे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जो फिजिक्स से आया है। हवाई जहाज के लिए क्या था, द्रव गतिशीलता में बर्नौली का सिद्धांत, जो फिजिक्स में 11th में ही आप लोग पढ़ेंगे, है ना। उससे हवाई जहाज का निर्माण करने में मदद मिली। 11th का ऊष्मा गति के नियम से भाप का इंजन निर्माण हुआ। 12th के फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण के नियम से वैद्युत जनित्र बना। गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण की सहायता से हाइड्रो पावर, पन बिजली शक्ति का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉनों की तरंग गति का अध्ययन किया फिजिक्स में, और उस सिद्धांत की सहायता से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण और सूचन की सहायता से रेडियो और टेलीविजन का विकास हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जो 12th में आएगा, पूरा एक चैप्टर है, टॉपिक है ना, उसमें जो नियम और सिद्धांत पढ़े उसकी सहायता से फोटो सेल बनाया गया। नियंत्रित परमाणु विखंडन 12th के अंदर ही, कंट्रोल्ड एटॉमिक
फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स करके नाभिकीय बोध की, और उसकी अध्ययन से परमाणु भट्टे का निर्माण किया गया। आंकिक तर्क लास्ट टॉपिक आएगा फिजिक्स का लास्ट टॉपिक, 12th का लास्ट टॉपिक, है ना। लॉजिक गेट्स में पढ़ेंगे, उसकी सहायता से कंप्यूटर का निर्माण किया गया। तो आपने देखा कि दोनों में एक रिलेशन है, किसमें, फिजिक्स में, टेक्नोलॉजी में, भौतिकी और प्रौद्योगिकी के अंदर। फिजिक्स नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रकृति के कुछ मूल बल हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, उन्हीं पर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। मूल बलों के 4 मूल बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के आधार पर पारस्परिक आकर्षण बल होता है, पढ़ाया आपने ये एक सार्वभौमिक बल है, सब जगह पाए जाने वाला। ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु के कारण प्रत्येक वस्तु इस बल का अनुभव करती है। कोई भी दो द्रव्यमानों के बीच लगेगा। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और ग्रहों की गति, पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की गति को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित कर रहा है? ये मूल बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पहला बल, राइट। दूसरा मूल बल है विद्युत चुंबकीय बल। 4 मूल बल हैं फिजिक्स में, याद रहने चाहिए आपको, नोट करके रखना नोट्स में। विद्युत चुंबकीय बल कणों के बीच आवेश के कारण होता है। जब आवेश विरामावस्था में होता है तो कूलॉम के नियम द्वारा उनके मध्य बल लगता है। विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण, और समान प्रकार के आवेश हैं तो कैसा लगता है? समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण। गतिशील आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल उत्पन्न करेगा। इनको डिटेल में 12th के अंदर टॉपिक्स आएंगे। मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय बल ही परमाणुओं और अणुओं की संरचना को नियंत्रित करते हैं। ये स्थूल बल जो 11th में पढ़ेंगे हम, तनाव, घर्षण, अभिलंबवत, नॉर्मल फोर्स, कमानी का मतलब स्प्रिंग बल आदि में भी काम में आता है। कौन सा मूल है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 2 मूल बल पढ़े हमने, कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। दुर्बल नाभिकीय बल केवल कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं में ही प्रेक्षित हुआ है, जैसे एक नाभिक का टूटना, बीटा कण होता है, बीटा कण उसमें से निकले उस समय दुर्बल नाभिकीय बल प्रेक्षित किए गए हैं। बीटा 6 में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन और एक अपरिवर्तित कण जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है का उत्सर्जन करता है बीटा 6 के दौरान। केवल बीटा 6 के दौरान ही इस बल को प्रेक्षित किया गया है, राइट। चौथा और इम्पोर्टेंट सबसे प्रबल बल है फिजिक्स का प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 4 है, कौन कौन से समराइज कर लो। पहला कौन सा बोला? गुरुत्वाकर्षण। दूसरा विद्युत चुंबकीय, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल, चौथा प्रबल नाभिकीय बल। यह स्पष्ट है कि आकर्षण बल के बिना एक नाभिक अपने प्रोटॉनों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण के कारण अस्थिर होगा। भाई नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉनों पर तो क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है, तो वो तो प्रतिकर्षण करेगा। तो नाभिक को तोड़कर बाहर आ जाएंगे तो हमारा परमाणु अस्थिर हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि एक और कोई बल भी होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में जो कि उनको बांध के रखता है। बस वही है प्रबल नाभिकीय बल, जो एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधता है, राइट। तो ये कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर पाया जाता है। अभी जो 4 मूल बल हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। इनमें रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखें किन किन कणों के बीच में लगते हैं। प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियॉन यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है। तो विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच, और दुर्बल नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की तरह के कण होते हैं, उनके बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में कोई भी द्रव्यमान कण उनके बीच में लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रबल नाभिकीय बल की परास क्या होती है? परास मतलब कितनी दूरी तक लगता है। ये छोटी परास के बल होते हैं, नाभिक के अंदर ही लगते हैं। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो बस उसी आकार में लगेगा। विद्युत चुंबकीय बल लंबी परास के होते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल जो होते हैं बहुत ही छोटी परास के होते हैं, उप नाभिकीय आकार 10⁻16 मीटर, है ना, यानी 10⁻15 मीटर से भी कम होंगे, उसमें लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत लंबी परास, जिसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी का मतलब
क्या चंद्रमा और पृथ्वी देखो कितना दूर दूर है, उनके बीच में भी लग रहे हैं ना, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो एक लंबी परास का बल हो गया। सापेक्ष प्रबलता की सापेक्ष से कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है। प्रबल नाभिकीय बल को अगर इकाई है उसकी प्रबलता, तो विद्युत चुंबकीय बल 10⁻⁻2 गुना होता है, यानी 1/100वां भाग हो गया इसका। किसका? नाभिकीय बल का। दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻13 प्रबल नाभिकीय बल से तुलना कर रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है 10⁻39, यानी ये हो गया नाभिकीय बल में 10⁻39 का भाग लगाओगे इतना सा रह जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। फाइन, ओके। अब फिजिक्स के नियमों की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार के होते हैं ये बेसिकली। किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? संरक्षित भौतिक राशि। प्रकृति के कुछ सामान्य संरक्षण के नियमों में क्या क्या शामिल है? द्रव्यमान संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग, आवेश संरक्षण और सिमेट्री यानी समता का संरक्षण। कुछ संरक्षण नियम एक मौलिक बल के लिए सही है तो कोई दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। संरक्षण नियमों की प्रकृति की समरूपता से गहरा संबंध है, यानी सिमेट्री, अंतरिक्ष और समय की समरूपता और अन्य प्रकार की समरूपता। समरूपता मतलब सिमेट्री प्रकृति के मूल बलों के आधुनिक सिद्धांतों में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं ये नियम। उदाहरण लें इस बात को समझने के लिए। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, पृथ्वी पे भी काम करता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के बराबर नहीं है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना भाग है? केवल 6वां भाग है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर समान रूप से काम करते हैं। बात समझ में आई? लेकिन वो गुरुत्वीय त्वरण समान नहीं उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम यांत्रिकी, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश की, परमाणु बोध की या किसी अन्य क्षेत्र में सभी प्रयोगों में मान्य पाए जाते हैं। ये नियम सनातन हैं, एक तरीके से सब सार्वभौमिक हैं, सब जगह पाए जाने वाले। अब कुछ इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं अपन, है ना। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के बारे में सबसे समझ से बाहर की बात यह है कि यह समझ में आता भी है, दुनिया समझ में आती भी है लेकिन समझ से बाहर भी है। ये टिप्पणी किस वैज्ञानिक ने की थी? 4 ऑप्शन, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन, रमन, है ना। थर्ड, आइंस्टाइन साहब ने ये टिप्पणी की थी। नेक्स्ट, विज्ञान केवल नियमों का संग्रह नहीं है, असंबंधित तथ्यों की एक सूची है। ये मानव मन की रचना है, इसके स्वतंत्र रूप से आविष्कार किए गए विचारों अवधारणाओं के साथ। ये टिप्पणी इन चारों वैज्ञानिकों में से किसने की थी? ये भी आइंस्टाइन साहब ने कहा था। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहीं हमने बताया था ग्रीक शब्द से हुई है परिभाषा के अंदर। ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, उसका अर्थ होता है हिंदी में प्रकृति, नेचर। थर्ड, प्रेक्षित घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित सिद्धांतों को क्या कहते हैं? मॉडल बनाते हैं पहले हम, जो भी घटनाएं प्रेक्षित करते हैं तो उनकी व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत उत्पन्न बनाते हैं, तो उसे हम मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? बताओ। चारों भारतीय वैज्ञानिक हैं, लेकिन सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था इसमें। ऐसा नहीं, भारत के वैज्ञानिक पाकिस्तान के भी वैज्ञानिक हैं, अब्दुल सलाम, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस घटना के अध्ययन के लिए मिला था? वो था कमजोर और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के एकीकरण के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी घटना को एक्सप्लेन किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया था। फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन दी गई थी। 12th के अंदर स्टडी करेंगे इसको। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से 2 व्यक्ति हैं इनमें से? मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऐसे, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैडम क्यूरी और जॉन बर्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, इसका मतलब ग्रेट पर्सनालिटी हैं ये लोग। नेक्स्ट, वह देश कौन है जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? बताओ सोच के। स्वीडन। कहाँ से मिलता है? स्वीडन से नोबेल पुरस्कार मिलते हैं।
रेडियो और टीवी प्रसारण में वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा निहित है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह संचरित करती हैं। एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, एफ एन नाभिकीय बल, एफ डब्ल्यू दुर्बल बल, डब्ल्यू मतलब वीक, एफ ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को निरूपित करता है। तो हमें उनकी सामर्थ्य के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे ताकतवर, क्या गुरुत्वाकर्षण सबसे ताकतवर था क्या? नहीं, न्यूक्लियर फोर्स था आपका सबसे ताकतवर, तो ये सब नो है ना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, विद्युत चुंबकीय। फिर दुर्बल नाभिकीय बल था, और सबसे दुर्बल कौन सा होता है? बताया था 10⁻39 से भाग लगाना पड़ेगा न्यूक्लियर फोर्स में, गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले कौन कौन से बल हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से बताना है आपको। गुरुत्वाकर्षण बल में भी लगता है, और विद्युत चुंबकीय बल, कूलाम का नियम पढ़ेंगे हम, उसमें भी ये क्रियारत होता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम का मतलब F अनुक्रमानुपाती 1/r², है ना। गुरुत्वाकर्षण बल में भी आता है और कूलाम के नियम में भी आएगा ये। फाइन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। रेफ्रिजरेटर में शामिल वैज्ञानिक सिद्धांत ऊष्मागति के नियम पर आधारित है। भाप के इंजन में शामिल वैज्ञानिक सिद्धांत ऊष्मागति के नियम पर आधारित है। रॉकेट प्रणोदन यानी रॉकेट को छोड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के नियम पर आधारित है। या चारों सही है? चारों सही है ना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एनसीईआरटी में मात्रक व मापन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे मात्रक मापन। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सेकंड अब हम फिजिक्स बेसिकली स्टार्ट कर सकें। पहला अध्याय 11th और 12th का इंट्रोडक्शन था, जैसे अपनी बात हुई थी। फाइन, तो जल्दी अपन इसको स्टार्ट करते हैं, मात्रक व मापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।